Hello students, welcome back to our channel General Studies with अनूप के वर्मा। ये एक मैराथन सीरीज है जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब इस मैराथन सीरीज के अंदर जो हमारा आज का इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी और इस पॉलिटी के अंदर हम जो कवर करेंगे वो लगभग 1100 क्वेश्चंस जो 1100 MCQs हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज को कवर करेंगे लगभग 55 पार्ट्स के अंदर, 55 पार्ट्स के अंदर, मतलब हर पार्ट के अंदर या हर वीडियो सेशन के अंदर लगभग 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और जो स्टेट पीसीएस है ये दो एग्जाम्स मतलब कंडक्टिंग बॉडी जो है, जो जैसे आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, देश के डिफरेंट स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वहाँ के जो जीएस क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सेपरेट आउट किया है और वहाँ से जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम लगभग 1100 क्वेश्चंस को इस पूरी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 1 है, पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो क्वेश्चंस है ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं हमारा। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आज का। ठीक है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस इन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर मर्ज करेंगे। सभी का एक बेसिकली क्वेश्चन बैंक टाइप का आपका ये बन जाएगा। आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पेपर आप क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस खास तौर पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे जो आपकी जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइंस है, उन सभी को हम कवर करते चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय। देखिए अब इसे हिंदी में अगर जो आप देखें तो भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान का जो संशोधन है वो शुरू कर सकते हैं ओनली इन दो जगह पे। एक आपका लोकसभा के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप राज्यसभा के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब आइदर ऑफ द हाउस, ये जो पार्लियामेंट है इन दोनों के किसी भी एक सदन में ये शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, कहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में। स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का यहाँ पर रोल आता है, बट जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है उसके बाद आता है, इनिशिएट के टाइम पर यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं आता है। तो 1 और 2 रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर 1 और 2, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस बिल को बेसिकली जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट बिल की, तो अमेंडमेंट बिल को जो है इस बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है। देखिए इसको आइदर कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो किसी पद पर हो, या फिर आप इस कह लीजिए मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है अगर जो, तो वो भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है अमेंडमेंट बिल को, या फिर इसको कोई भी व्यक्ति जो एमपी है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, वो एज अ प्राइवेट मेंबर बिल भी आप इसको बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके लिए प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति जी की जो है वो प्रेसिडेंट की जो प्रायर परमिशन है वो नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, देखिए भारत का संविधान जो है किसको मान्यता देता है, मान्यता किस टाइप की देता है। देखिए भारत के संविधान के अंदर जो एक आर्टिकल है आपको पता होगा, आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कि ये प्रोटेक्शन करेगा किसकी, दो चीज़ों की। ये प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, दो टाइप की प्रोटेक्शन की। एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे को प्रोटेक्शन देगा, और प्लस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, मतलब एक धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है
ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है आर्टिकल 29 के अंतर्गत। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, ठीक है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम यहाँ पर बात करें रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में अगर जो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है भारत के अंदर 6 टाइप की देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलेगी मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट और जोरेस्ट्रियंस, ठीक है। तो ये 6 माइनॉरिटीज जो है वो बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलती हैं देश के अंदर, ठीक है। और एक और चीज़ है, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की, तो समटाइम्स ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी जो शब्द है क्या ये उसके अंदर मेंशन्ड है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान है इसके अंदर जो ये माइनॉरिटी वर्ड है ये कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, माइनॉरिटी टर्म मेंशन्ड नहीं है बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट हाँ, यहाँ पर माइनॉरिटी की जगह एक स्टेटमेंट लिखा गया है या फ्रेज लिखा गया है, ये कहा जाए, इसमें लिखा गया है यूज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब हर वर्ग के नागरिकों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ किया गया है, ना कि माइनॉरिटी टर्म को यूज़ किया गया है, ठीक है। सो समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड दैट माइनॉरिटी टर्म जो है वो संविधान के अंदर प्रॉपरली कहीं मेंशन्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिकॉग्नाइज करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। विच one of the following schedule of the Constitution of India contains provisions regarding Anti-Defection Act। अब देखिए एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं हम, या इसे हिंदी में दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी बात जब हम करते हैं तो ये आता है आपका 10th, दैट इज इन 10th शेड्यूल के अंदर, 10वीं अनुसूची के अंदर, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10th शेड्यूल। अब ये 10th शेड्यूल में कब ऐड हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐड होता है 52nd अमेंडमेंट के साथ में, 52nd अमेंडमेंट ये कब हुई थी? 1985 के अंदर, ठीक है। इस अमेंडमेंट के तहत जो है 10th शेड्यूल भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया था, जो कि एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है। अब एंटी डिफेक्शन क्या है? तो एंटी डिफेक्शन आपको बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, सपोज कर लीजिए फलाना व्यक्ति है ए, ये किसी पार्टी एक्स से इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़ने के बाद वो किसी और पार्टी बी के अंदर ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में एक्स के ऊपर क्या लगता है, ए व्यक्ति जो है वो एक्स पार्टी से लड़ता है और वाई पार्टी में बाद में विन होने के बाद, जीतने के बाद वो ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, जीतने से पहले तो भाई इसके साथ रहा और फिर उसने क्या किया, विश्वासघात करके दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है। तो इस तरह के केसेस आपने आमतौर पे देखे होंगे, इलेक्शन के बाद ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कई बार, ठीक है। सो ये था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन की, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ये है आपका सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल जो है वो अलाउंसेस या फिर आप इन्हें कहते हैं जो प्रिविलेजेस हैं बेसिकली, ठीक है, प्रिविलेजेस, ये अलाउंसेस और प्रिविलेजेस या इनॉलमेंट्स के बारे में बात करता है। किसके? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड शेड्यूल जो है ये बात करता है प्रेसिडेंट, गवर्नर या स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर आपका नाम आएगा दैट इज द स्पीकर एंड चेयरमैन, स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर, डिप्टी, ये कहाँ की? ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य की होंगी या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी होगी वहाँ पर, अगर जो है वहाँ पर तो। और साथ में जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहले आएगा, फिर हाई कोर्ट और साथ में CAG। तो इन सभी पोस्टों पर जो जो व्यक्ति है उसकी जो अलाउंसेस सुविधाएं मिलेंगी, उन सब चीज़ों के बारे में जो आपका अनुसूची है सेकंड, इसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये चीज़ें तो है, बट ये वाला पार्ट जो है किन किन लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा आपको इसको रिकॉल रखना है माइंड में।
फिफ्थ शेड्यूल आता है, पांचवा शेड्यूल, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करता है फॉर द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। बेसिकली शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बारे में। 8th शेड्यूल जो है ये आपका लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, और इसके अंदर लैंग्वेजेस के बारे, भारतीय भाषाओं के बारे में मेंशन किया गया है 8वें शेड्यूल के अंदर। ओरिजिनली जब संविधान बना था उस टाइम पर 14 लैंग्वेजेस यहाँ पर इंक्लूड थी, और एट प्रेजेंट कितनी है, एट प्रेजेंट है यहाँ पर 22, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इन शेड्यूल के बारे में। करीब 12 शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल में क्या क्या है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल। देखिए अभी हमने शेड्यूल्स की बात करी, तो हमने 4 शेड्यूल्स के बारे में वहां पर पढ़ा था, डिस्कस किया था। यहाँ पर पूछा गया जो चौथा शेड्यूल है उसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात कही गई है। तो देखिए 4th शेड्यूल बात करता है आपके अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या कहते हैं हम, राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स होंगी, मतलब किस एरिया से कितनी सीट्स होंगी, उसके बारे में यहाँ पर इस शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल है, 2 आर्टिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड, वो एक आर्टिकल है आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 80, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों को ध्यान रखनी है आपको, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ओके डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आई थिंक रेड कलर आई थिंक यूज़ करूँ, नहीं ग्रीन ब्लू कर लेते, ब्लू नॉट बैड, आई थिंक रेड इज़ बेटर, ओके ठीक है। देखिए आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी हो चुका है आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 7th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर पावर, जो केंद्र की पावर है, स्टेट की पावर है, या यूनियन टेरिटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर्स है, इसके बारे में बात करी गई है 7th शेड्यूल के अंदर। अब इसके तहत जो है यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ, एक होती है सेंटर की पावर। सेंटर की पावर जो है प्रेजेंट में कितनी है, मतलब कितने टॉपिक्स पर सेंटर जो है, बेसिकली लिस्टिंग की बात करी गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। सेंटर की जो लिस्ट है एट प्रेजेंट में, इसके अंदर 98 आर्टिकल्स या टॉपिक्स पर सेंटर कानून बना सकता है। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली थे ये 97। तो ये दोनों आंकड़े आपको पता होने चाहिए। इसके साथ में हम बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट के अंदर एट प्रेजेंट जो है 59 प्रेजेंट में है, जिस पर मतलब कानून बना सकता है राज्य, और ओरिजिनली जो थे ये थे 66 ओरिजिनल, ठीक है। इसके साथ में एक आता है कंकरेंट लिस्ट, सीसी लिख देता हूँ। कंकरेंट लिस्ट के अंदर इस पे राज्य भी कानून बना सकते हैं और स्टेट भी कानून सेंटर भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लिस्टिंग की बात करें तो 52 थे ओरिजिनली, और 52 है एट प्रेजेंट, नॉट ओरिजिनल, और 47 थे ओरिजिनल जब संविधान बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। पॉइंट नंबर 1 7th शेड्यूल के बारे में। और कंटेन्स द लैंग्वेजेस के बारे में जिस शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, दैट इज द 8th शेड्यूल, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। और कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो इसके बारे में अभी हमने बात करी थी। तो ये जो ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा है, प्रॉपरली ट्राइबल एरियाज, तो इसके लिए जो है 6th शेड्यूल आता है, 6ठा शेड्यूल। और 6ठे शेड्यूल के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं 244, 244 एंड 275 आर्टिकल्स, ठीक है। 2 आर्टिकल्स को आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये जो 6ठा शेड्यूल है ये रिलेटेड है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, पर्टिकुलरली असम के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, 6ठे शेड्यूल से रिलेटेड है 4 स्टेट्स, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्राइबल एरियाज है, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब है बेसिकली, ठीक है, ट्राइबल एरियाज के लिए। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। The parliament can make any law for whole or part of the country, part of the India for implementing international treaties। देखिए
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूर्णतः भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। तो उसके लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर लागू होती है? तो देखिए इसके लिए जो आर्टिकल है, अनुच्छेद अनुच्छेद आपका आता है इसके लिए 253 आर्टिकल जो है उसके अंदर इसको पावर दी गई है, किसको? पार्लियामेंट को, कि वो लॉ बना सकती है। ठीक है, और इसके लिए पार्लियामेंट को राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। देखिए कोई विदेशी नागरिक है, विदेशी बेसिकली जो ब्रिटिश नागरिक है यहाँ पर बात की गई है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है, तो वो किस आर्टिकल को तहत या किस राइट को क्लेम नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 19(1)(g। ठीक है, अब ये क्या करता है, आर्टिकल 19(1)(g ये एक्चुअली है, बेसिकली ये बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है, या ट्रेड बिजनेस सभी सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, राइट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन का बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर भारत के सिटीजन्स तो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें अधिकार है कि भाई जो दिल्ली का व्यक्ति है वो मुंबई में जाके अपना कोई व्यापार कर सकता है या वहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बट दिस क्लेम इज नॉट फॉर द ब्रिटिश सिटीजन। अगर जो कोई ब्रिटिश नागरिक है, ठीक है, तो उसको ये अधिकार नहीं है, ठीक है, कि वो कहीं पर भी जाके अपना काम कर सकता है या ट्रेड कर सकता है। ही हैज़ टू नीड सम परमिशन और सम लीगैलिटीज। ठीक है, बाकी सारी परमिशंस उसको रहती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ DPSP और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। देखिए भारतीय संविधान के अंदर जो DPSP ऐड किया गया है, उसको ऐड करने का जो उद्देश्य था वो क्या था। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं DPSP की, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो DPSP जो है ये क्या है आपका, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसके कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बोरो किया है। ठीक, और इसके लिए जो पार्ट है, किस पार्ट के अंदर लिखा गया है, पार्ट 4 है आपका, और पार्ट 4 के साथ जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। तो ये मोटा मोटा एक इन्फॉर्मेशन, जैसे भी आपको DPSP दिखाई दे तो आपको ये 3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और एक और थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए आपको पता, दूसरा होना चाहिए कि एक देखिए ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 क्या होता है, फंडामेंटल राइट, ये होता है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट और DPSP इन दोनों में थोड़ा सा कई बार कंपैरेटिव पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, तो एक दो मोटे मोटे जो कंपैरेटिव है या कंपैरिजन्स है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला क्या है, तो इन दोनों में ये कंपैरिजन है कि जो DPSP है वो है नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब इसके लिए अगर जो ये इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, दिस इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा आप इन्फोर्स करवा सकते हो फंडामेंटल राइट्स को। तो एक बेसिकली मोटा मोटा एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में। ठीक है, अब DPSP जो है वो किस नेचर का है, ये नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है। किसकी काम करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, किसके, टू गवर्नमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो चीज़ बताने का जो काम है, मतलब एक तरीके से गाइडलाइन या गाइडर की तरह जो काम करता है वो करता है DPSP। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है किस चीज़ के लिए या किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना, ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। तो इसके लिए जो था आपका सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बना रहे, उसके लिए इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विद, जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो किस चीज से संबंधित है। सो दिस इज रिलेटेड विद द
free and compulsory education for all the children below 6 between the 6 and 14 years। मतलब जो बच्चे, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी। जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पाएंगे, उस चीज़ से संबंधित था ये आर्टिकल, सॉरी अमेंडमेंट 93, ठीक है। अब अमेंडमेंट 93 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा, ठीक है, जब कोई एजुकेशन ले रहा है, मतलब स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको कोई भी फीस जो है वो फी नहीं पे करनी है, ठीक है। चाहे वो फीस ट्यूशन फीस हो या अदर फीस है, वो सारी फीस उसको नहीं पे करनी है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है। और अगर जो ऐसा कोई फीस लेता है कोई स्कूल, मान लीजिए कोई स्कूल फीस ले रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली वैसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल के लिए एलिजिबल है, ठीक है, बट दिस इज फॉर द गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली, जो आपने देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर जो कोई ऐसा फीस लेता है तो यहाँ पर प्रोविजन है कि वो 10 टाइम्स जो है वो उसका जो फाइन है, मतलब फीस का 10 टाइम्स जो है वो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को रिपे करना पड़ेगा या एज अ फाइन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आता है अंडर द राइट टू एजुकेशन। देखिए ये चीज़ आपकी आती है राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21 ए के तहत है और कुछ प्रोविजंस इसके डीपीएसपी के अंदर भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, अगर जो कोई एक नया राज्य बनाना है भारत के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, उसके लिए आपको किस शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो अमेंडमेंट करेंगे आप, मगर इसके साथ में यहाँ पर दो प्रोविजन दिए गए हैं, 2 प्रोविजंस आर मेंशन्ड हियर, ठीक है। और पहला प्रोविजन इसमें क्या है, वो क्या करता है, पहला प्रोविजन कहता है नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में यहाँ पर बात करता है पहला प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन यहाँ पर नेम ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी, और उसका जो विस्तार है, एक्सटेंड है, कहाँ तक रहेगा, उसके बारे में बात करता है। मतलब सिंपली है कि अगर जो किसी राज्य का नाम बदलना है तो उसके लिए प्रोविजन 1 आ जाएगा, किसी यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना है या उसको बढ़ाना है या नेम चेंज करना है कुछ, तो उसके लिए प्रोविजन 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी का जो केस होता है, देखिए स्पेशल मेजोरिटी मतलब यहाँ पर 2/3, 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ठीक है। 2/3 मतलब मान लीजिए 100 लोग प्रेजेंट हैं, तो 100 में से 2/3 का मतलब हो गया 66%, 66.6%, ठीक है। तो ये लगभग आप राउंड फिगर में ले लीजिए 67% जो है इसके पक्ष में वोट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट, सिंपल। अब ये आपका ऑर्डिनरी बिल में तो नहीं होता है, ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड आपको एक आर्टिकल आपको हमेशा याद होना चाहिए, 280, ठीक है। जब कभी मनी, देखिए कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना, जैसे मनी बिल है, अच्छा 280 आर्टिकल, तो आपको तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जानी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से संबंधित है। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सारी उसी के अंदर सब पार्ट में, सब डिविजन्स में आते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में देखते रहेंगे। तो स्पेशल मेजोरिटी की बात जो है कर रहे हैं, वो आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। जब संविधान के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था हमने, तो यहाँ पर कौन कौन से लोग यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं, कहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस अमेंडमेंट बिल को, तो लोकसभा और इधर राज्यसभा, कहीं से भी किया जा सकता है। और इसके लिए आर्टिकल आपको ध्यान होगा, हमने बात करी थी 268, ठीक है, 268 आर्टिकल, सॉरी 368, गलत बोल रहा हूँ, सॉरी 368, 268 नहीं 368 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस, विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो पहली स्टेटमेंट में है डिसरप्शन फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू द वीटो ऑफ पार्लियामेंट। मतलब भारत के सार्वजनिक खातों
से संवर्तन संसद के मत के अधीन है, मतलब ये गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है ये ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा, दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द पार्लियामेंट, सो दिस इज रिलेटेड विद द इसे एग्जीक्यूटिव एक्शन बेसिकली कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन, दैट इज पेमेंट कैन बी मेड थ्रू कैन बी मेड विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, आप इसे कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई देखो आपको आपका जो जैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया CFI, ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बिल पास कराना पड़ेगा कि भैया हमको भैया 1 लाख करोड़ रुपए पैसे चाहिए तो आप निकालो, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन या एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू जो है वो की जाती हैं, तो सब्जेक्ट टू वीटो ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी गलत चीज़ हो जाती है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्टिकल के अंदर, सॉरी इस पॉइंट के अंदर जो है आपका आर्टिकल 226 226 आपको याद रखना है, जो कि 226 आपका ये जो कंटिजेंसी फंड्स हैं इनके बारे में है, और एक 227 है आई थिंक, है ना, 227 नहीं 267 है, ठीक है। 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ द कंसर्न स्टेट्स के बारे में, जो बेसिकली राज्य का जो होता है ना कोषाध्यक्ष या कोष, बेसिकली राजकोष जिसे कहते हैं, उसके बारे में आर्टिकल 267 के अंदर मेंशन किया गया है, तो ये करेक्ट है आपका। एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द रेलवे बजट आर सब्जेक्टेड to the same form of parliamentary control as the appropriation and disruption. This statement is also the correct one. ठीक है, यूनियन कैबिनेट जो है इसने मर्ज किया था, आपको पता होगा 2016 में, 2016 के अंदर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और 2016 के अंदर रेलवे बजट जो है वो जनरल बजट के अंदर मर्ज कर दिया गया था, उससे पहले ये सेपरेट हुआ करता था, बट रेलवे बजट के में कई बार पूछा जाता है कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1924 के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Which of the following constitutional amendment are related to raise the number of members of Lok Sabha to be elected from the state? देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 2 अमेंडमेंट हुए थे, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया गया था, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था, एक तो हुआ था 7th अमेंडमेंट, तो 7th अमेंडमेंट होता है कब, 1956 के अंदर, जिसके अंदर लोकसभा की कंपोजिशन को रीएडजस्ट किया गया था आफ्टर एवरी सेंसस, जो हर 10 साल में सीटों का मतलब जो चेंजेस होंगे उनको देखा जाएगा यहाँ पर। और साथ में हुआ था 31st अमेंडमेंट जो 1973 के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या किया गया था, जो अपर लिमिट है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा, उसको क्या किया गया था, 500 थी पहले, उसको फिर 525 तक आपको रेज कर दिया गया था, मतलब 25 यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। बट यहाँ पर एक चीज़ और साथ में हुई थी, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आपका। बट यहाँ पर एक चीज़ करी गई थी कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, उसकी जो सीट्स है वो 25 हुआ करती थी, उन्हें रिड्यूस कर दिया गया था अप टू 20 तक, ठीक है, 25 से 20 कर दिया गया था यूनियन टेरिटरीज की सीट्स को। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following right was described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा है, ये कहा है आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 क्या है, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखिए ये बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है मोस्टली, ठीक है, कि अगर जो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बिना किसी डाउट के आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली रीच कर सकते हैं थ्रू द आर्टिकल 32। और आर्टिकल 226 जो है दिस इज रिलेटेड विद द हाई कोर्ट, तो मतलब हाई कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप 32 के तहत, इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड बाय एनी एजेंसी। Clear? So heart and soul is said by the
Dr. B.R. Ambedkar for the right to constitutional remedies. Option D is the correct answer. Which one of the following article of the DPSP or Directive Principle of State Policy deals with the promotion of international peace and security? Promotion of peace and international security के बारे में जब हम यहाँ बात करते हैं तो this is related with the Article 51. अभी हमने बात करी थी DPSP जो है वो आर्टिकल 36 to 51 तक के बीच में जो आर्टिकल्स हैं these are concerned with the Directive Principle of State Policy. So यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं थ्रू द आर्टिकल 51. अब इसके अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी. एक होगा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द स्टेट, मतलब जो दो देश हैं, ठीक है, मतलब जैसे यूएस है और इंडिया है, तो इन दोनों के बीच में एक पीस आपको क्रिएट करना है. सिक्योरिटी की बात करी गई. दूसरी बात करी गई है इन दोनों के बीच में जो एक ऑनरेबल, एक सम्माननीय वो होता है ना कि रिलेशनशिप बना रहे हैं दोनों देश के बीच में, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51. Which one of the following amendment to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? मतलब पूछा है सिंपली कि भारत संविधान का वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी मैटर है उसको वो वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज दे, ताकि मतलब कोई अपनी रिकमेंडेशंस लगाकर. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट जो बेसिकली था दैट वाज द 44th अमेंडमेंट एक्ट, और ये 44th अमेंडमेंट कब आया था? 1978 को. बट यहाँ पर एक चीज़ और रही कि प्रेसिडेंट, देखिए लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, पास होने के बाद कहाँ गया? राज्यसभा. राज्यसभा से पास हुआ, फिर गया प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भाई अपनी सम रिकमेंडेशन दी और वापस भेज दिया उसे लोकसभा के पास. ठीक है, लोकसभा उस रिकमेंडेशन को माने ना माने, वो व्हाटएवर जो भी उनकी कंडीशंस हैं, फिर वो भेजेगा वापस राज्यसभा में. राज्यसभा में फिर से वो पास हो जाता है. फिर जब ये सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास आएगा तो ही हैज़ नो ऑप्शन, ही हैज़ टू गिव हिज एसेंट. मतलब इस टाइम पर इन्हें अपनी जो स्वीकृति है वो देनी ही पड़ेगी सेकेंड टाइम पर. ठीक है, तो दिस वाज द कंडीशन, और ये आपकी हुई थी थ्रू द 44th अमेंडमेंट 1978. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स. राइट टू इक्वालिटी जो है वो 5 आर्टिकल्स के तहत मेंशन्ड है, डिस्क्राइब की गई है. अब एक चीज और है आपको, राइट टू इक्वालिटी, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में. इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. ये आपका पार्ट 3 के अंदर मेंशन्ड है. आर्टिकल्स हैं यहाँ पर आपके आर्टिकल 14 से लेके 35 तक, 35 तक आर्टिकल्स है आपके यहाँ पर मेंशन्ड है. इसको कॉन्सेप्ट जो है हमने फंडामेंटल राइट का वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और वहाँ पर इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से मेंशन्ड है वहाँ पर. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए. और यहाँ पर बात करी गई है राइट टू इक्वालिटी. तो ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 to 18 के बीच में, राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, तो 14 नंबर आर्टिकल जो है ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर है. ठीक है, ना ही कोई राजा है ना ही कोई गरीब है, रंग है, ऐसा कुछ वाला सिस्टम यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर कहा गया है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और इन सब चीज़ों पे बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा. ये चीज़ देखो, इसको याद करने का सिंपल तरीका है. 14 को इक्वलिटी बिफोर लॉ, इतना याद रखो. 15 को आप याद करने के लिए नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा. बाकी चीज़ें तो आपको याद रहेंगी किन किन बेसिस पे, बट एक कीवर्ड को आप पकड़ लोगे तो याद रहेंगी चीज़ें. 15 के बाद आता है 16. तो 16 नंबर आर्टिकल कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द कंट्री. हु आर द सिटीजन्स बेसिकली, नॉट फॉर द फॉरेनर्स. जो हमने क्वेश्चन किया था कि ब्रिटिश नागरिक को कौन से मतलब जो ट्रेड एंड प्रोफेशन वाला है उससे हम वंचित रखते हैं, ये वंचित रहते हैं बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 17, ये है अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17. आर्टिकल नंबर 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल.
टाइटल मतलब जो आपका राज, नवाब, है ना, तो इस तरह के जो टाइटल्स थे उनके अबॉलिश करने की बात करी गई है। एक्सेप्शन दी गई है यहाँ पर साथ में कि जो अकेडमिक्स और मिलिट्री टाइटल्स है, मतलब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टरेट, ये टाइटल्स हो गए, या ब्रिगेडियर, कर्नल, इस तरीके के जो टाइटल्स हैं वो आप लगा सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइटल्स हैज बीन अबॉलिश थ्रू द आर्टिकल नंबर 80। क्लियर? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा अनुच्छेद जो है वो चौथे शेड्यूल को डिस्क्राइब करता है? चौथा शेड्यूल मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं allocate the seat of council of the state, that is ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर जो allocation of seats है, यहाँ पर मतलब जो राज्यसभा है उसके अंदर एक तो लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्शन होकर आता है और राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो और ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन लिया गया है, राज्यसभा की सीट्स यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों के लिए होती हैं, स्टेट्स दोनों के लिए होती हैं। बट यहाँ पर एक्सेप्शन रही है किन किन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी के लिए, कि वहाँ पर राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार के अंदर राज्यसभा की सीट नहीं है, लक्षद्वीप के अंदर नहीं है, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव ये दोनों यूनियन टेरिटरी कंबाइंड है, तो यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है राज्यसभा की। और साथ में यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर भी CHD, चंडीगढ़ के अंदर भी आपका कोई भी राज्यसभा की सीट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन साइज जो है वो काफी कम है। क्लियर? ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following schedule of the Indian Constitution listed their name of a state and specify their territories? तो ये चीज आपको मेंशन्ड है इन द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड शेड्यूल में आपका अलाउंसेस के बारे में हमने बात करी थी, अलाउंसेस ऑफ द डिफरेंट पर्सन्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। थर्ड शेड्यूल के अंदर आपका है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज, इन सबकी ओथ अफर्मेशन के बारे में। और फोर्थ शेड्यूल जो है राज्यसभा सीट एलोकेशन के बारे में डिस्कस करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड। जो नाइन्थ शेड्यूल है वो कब ऐड किया गया था? तो देखिए ये अब ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट, जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 के तहत, ठीक है। इसके तहत जो है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सारी चीज़ें, एक मिनट क्या था, नहीं सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल गया इसे, एक सेकंड इसको जरा वापस से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत, ठीक है। और इसके अंदर जो है जो लिस्ट है सेंटर और स्टेट की, ठीक है, जो मतलब बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली लिस्टिंग करी गई। देखिए एक्चुअली ये क्या था, नाइन्थ शेड्यूल, दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि ऐसा शेड्यूल जिसके अंदर कोई भी लॉ डाल दिया जाए तो दैट कैन नॉट बी जस्टिशिएबल, ठीक है, उसे जस्टिशिएबल नहीं होगा या फिर आप जुडिशियली रिव्यू के लिए आप उसे नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी गई है। तो इस तरीके के जो लगभग आज की डेट में हम बात करें एट प्रेजेंट 284 लगभग लॉज हैं जो नाइन्थ शेड्यूल के अंडर मेंशन्ड है, जिसके लिए आप जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते। मतलब ऐसा था कि भाई ऐसा ये बेसिकली चोर पॉकेट बेसिकली इंस्टॉल किया गया था, ये वाला सीन था, ठीक है। और ये बेसिकली क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में बना था? जो कि संविधान इसी टाइम पर लागू हुआ था 50 में, है ना। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इस शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दैट इज 1, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नॉट 1, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सैंक्शनड अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। तो 108 आर्टिकल के तहत जो है ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की होती है और इसकी जो प्रेसाइडिंग है, मतलब इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपकी होती है
1961 के अंदर, दैट इज ऑन 6 मई को 1961 को ये चीज़ होती है। ये क्यों होती है, इसका रीज़न था कि जो डाउरी बिल था, डाउरी बिल, ठीक है, डाउरी बिल, प्रोहिबिशन डाउरी बिल, उस पर बेसिकली असहयोग बन रहा था, ठीक है, तो मतलब उस पर कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था, उसके लिए ये बुलाई गई थी। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड जॉइंट सिटिंग जो है वो दो हाउसेस की होती है, बैंकिंग सर्विस कमीशन, और इस कमीशन बेसिकली जो ये जो बिल है ये बेसिकली अब हट गया है, प्रेजेंटली अब ये बिल एग्जिस्ट नहीं करता, बट सेकंड आपको पता होने की सेकंड सिटिंग कब हुई थी, तो वो इस बिल के लिए हुई थी, बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए, और ये होती है दैट इज इन 1978 के अंदर, ठीक है, दिस वॉज हेल्ड इन 1978। ओके, तो 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमारा जो पॉलिटी है, पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ 55 पार्ट्स ऑफ द सीरीज ऑफ दिस मैराथन सीरीज पर्टिकुलरली, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।